1664 का ज्ञानवापी युद्ध। ये कोई आम सैन्य टकराव नहीं था, बल्कि एक विशाल साम्राज्य और एक स्थानीय समाज के बीच हुए असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी असम्मित युद्ध का एक बेहद दिलचस्प अध्याय है। ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर आज हम इसी रणनीतिक टकराव का एक निष्पक्ष और डीप एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को अच्छे से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे 1658 के शाही आदेशों से, फिर देखेंगे पहली सशस्त्र झड़प, मंदिर परिसर की किलेबंदी, आधी रात की घेराबंदी और आखिर में गर्भगृह की रक्षा और इसके ऐतिहासिक परिणामों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, 1658 के शाही आदेश। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने इस ऐतिहासिक टकराव की नींव रखी? जरा इस घटनाक्रम पर गौर कीजिए। 1658 में औरंगजेब के सत्ता में आने के बाद 1660 के दशक की शुरुआत में काशी में धार्मिक निगरानी और जजिया जैसी नीतियां लागू होना शुरू हो गईं। आप देख सकते हैं कि कैसे यही नीतियां 1664 की शुरुआत में एक सैन्य दस्ते के आने और फिर साल के अंत तक एक पूरी घेराबंदी में बदल जाती हैं। एकदम स्टेप बाय स्टेप एस्केलेशन। अब आते हैं दूसरे भाग पर, पहली सशस्त्र झड़प। 1664 की शुरुआत में एक साधारण सा दिखने वाला इंस्पेक्शन कैसे प्रतिरोध की पहली चिंगारी बन गया, आइए समझते हैं। यहाँ दोनों पक्षों के बीच का अंतर सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ है मानकीकृत मुगल सेना, जो शाही आदेशों और आधुनिक आग्नेयास्त्रों यानी फायर आर्म से लैस है, और दूसरी तरफ काशी के रक्षक, जिनमें मुख्य रूप से छापामार रणनीति वाले नागा साधुओं के अखाड़े और उन्हें रसद देने वाले आम नागरिक शामिल थे। मुकाबला बिल्कुल भी बराबरी का नहीं था। सिर्फ 25। जी हां, ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि मुगल सेना के 50 सैनिकों वाले शुरुआती दस्ते को पीछे धकेलने के लिए सिर्फ 25 नागा साधु ही काफी थे, और वो भी सिर्फ त्रिशूल और तलवारों के साथ। और बस इसी छोटी सी झड़प ने एक बड़े और व्यापक संघर्ष का रूप ले लिया। अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, मंदिर परिसर की किलेबंदी। शुरुआती टकराव के बाद हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अब सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि ये लड़ाई सिर्फ कुछ लड़ाकों तक सीमित नहीं थी। पूरा का पूरा समाज एक साथ आ गया था। व्यापारियों ने राशन और रिलीफ सेंटर संभाल लिए, ब्राह्मणों ने शंख बजाकर एक तरह का अर्ली वार्निंग साउंड सिस्टम बना लिया, वैद्यों ने मेडिकल कैंप लगा लिए और आम नागरिक जासूसों की तरह काम करने लगे। इस गजब के सपोर्ट सिस्टम ने रक्षकों को अकल्पनीय ताकत दी। और फिर महानिर्वाणी, आनंद और जूना अखाड़ों ने मिलकर एक फुल प्रूफ रक्षा रणनीति तैयार की, वो भी 4 साफ हिस्सों में। पहला, सीनियर साधुओं द्वारा मुख्य द्वार की रक्षा। दूसरा, पीछे से बचाव के लिए घाट की निगरानी। तीसरा, ऊंचाई का फायदा उठाने के लिए छतों और संकरी गलियों की चौकसी। और चौथा, गर्भगृह की सुरक्षा, जो उनकी बिल्कुल आखिरी रक्षा पंक्ति थी। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, आधी रात की घेराबंदी। ये इस संघर्ष का वो चरम बिंदु था जहां अंधेरे में दोनों ही पक्षों की रणनीतियां आमने सामने थीं। आप शाही बलों की संख्या में इस तेज इजाफे को देखिए। पहले निरीक्षण में सिर्फ 50 सैनिक थे, फिर कुमुग 150 तक पहुंची और अंत में रात के 2 बजे पूरे 300 मुगल सैनिकों ने 3 अलग अलग दिशाओं से एक साथ हमला कर दिया। ये रक्षकों पर एक बहुत बहुत भारी सैन्य दबाव था। तो इतने बड़े हमले का सामना आखिर किया कैसे गया? जवाब है चक्रगत युद्ध पद्धति। असल में ये अखाड़ों का एक रोटेशनल कॉम्बैट सिस्टम था। इसमें होता यह था कि ताज़ा लड़ाके लगातार थके हुए या घायल योद्धाओं की जगह लेते रहते थे, एक पहिए की तरह। इसी शानदार रणनीति की वजह से गिनती में बहुत कम होने के बावजूद उन्होंने घंटों तक मुख्य द्वार को टूटने नहीं दिया। और जो नागरिक जासूस नेटवर्क हमने पहले डिस्कस किया था ना, उसका असली कमाल यहाँ दिखा। एक स्थानीय दास व्यापारी ने अंधेरे में पीछे के रास्ते से आ रही मुगल टुकड़ी को देख लिया। खबर तुरंत पहुंचाई गई। फिर क्या था? आनंद अखाड़े के साधु छतों पर छिप गए, और जैसे ही टुकड़ी गलियों में आई, गरम रेत और त्रिशूलों से ऐसा सरप्राइज अटैक किया कि वो गुप्त हमला वहीं ढेर हो गया। अब आते हैं भाग 5 पर, गर्भगृह की अंतिम रक्षा। बाहरी दीवारों पर इस भीषण संघर्ष के बाद सैनिकों का एक छोटा गुट दीवार फांदकर अंदर पहुंच ही गया, और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे तीव्र संघर्ष। संख्या 9। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इतिहास के एक बेहद गंभीर और रोंगटे खड़े कर देने वाले क्षण का प्रतीक है।
ये वो 9 नागा साधु थे जिन्होंने आंतरिक गर्भगृह में बिल्कुल आखिरी मानव ढाल बनाई। ये इस पूरी लड़ाई की अंतिम पंक्ति थी। इस घटना की गंभीरता को इतिहासकार विलियम पिंच की इस बात से समझा जा सकता है। वो लिखते हैं, गर्भगृह की अंतिम रक्षा 9 नागा साधुओं के एक डेथ स्क्वाड द्वारा की गई थी। ये कोई किस्सा नहीं है, बल्कि उस रात के भयंकर प्रतिरोध का एक दर्ज ऐतिहासिक साक्ष्य है। और अंत में भाग 6, ऐतिहासिक रिकॉर्ड और परिणाम। इतनी बड़ी घेराबंदी के बाद आखिर क्या बदला? शाही सत्ता की रणनीति इसके बाद पूरी तरह से बदल गई। जब साम्राज्य को ये एहसास हुआ कि इस तरह के एकजुट सामाजिक किले को सीधे सैन्य हमले से तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने 1664 के बाद अपना पूरा तरीका ही बदल दिया। सीधे टकराव की जगह अब फोकस था लंबे समय तक चलने वाले प्रशासनिक दमन पर। जजिया कर बढ़ा दिया गया और मंदिर में आने वाले दान की बेहद सख्त वित्तीय निगरानी शुरू कर दी गई। प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार का शोध भी इस बात पर मोहर लगाता है। उनका काम दिखाता है कि कैसे ये धार्मिक समूह सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहे, बल्कि भारी दबाव और खतरों के बीच एक बेहद संगठित और सैन्यकृत रक्षा नेटवर्क में बदल गए थे। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात देखिए, मासिरे आलमगीरी जैसे उस वक्त के आधिकारिक मुगल दरबारी रिकॉर्ड इस पूरी घटना पर बिल्कुल खामोश हैं। लेकिन जेम्स लोचटेफिल्ड, यदुनाथ सरकार और विलियम पिन जैसे आधुनिक इतिहासकारों ने अपने शोध के जरिए इस असिमेट्रिक टकराव की पूरी सच्चाई और इसके काम करने के तरीके को विस्तार से सहेज कर रखा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब जमीनी स्तर पर एक पूरा समाज एकजुट हो जाता है, तो क्या वो एक विशाल साम्राज्य के खिलाफ लड़े जाने वाले असिमेट्रिक वॉर के नतीजों को हमेशा के लिए बदल सकता है? 1664 का ये पूरा घटनाक्रम हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि जब रक्षा के लिए समाज का हर वर्ग एक साथ आता है, तो उसकी ताकत कितनी बेहिसाब हो सकती है। इस ऐतिहासिक स्रोत के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।